वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 1 मार्च 2022। तो देखेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो कवर करने हैं। लेकिन उसके पहले आज 1 मार्च है, 1 मार्च 2022। अगर प्रीलिम्स की तैयारी को मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो आपके पास 3 महीने हैं। मार्च पूरा जो कि बचा हुआ है, अप्रैल और मई, जून में तो आपका एग्जाम ही है। ये जो 3 महीने आपके पास आखिरी के बचे हैं, यहां पर मैं एक रिकमेंडेशन देना चाहूंगा उन सभी लोगों के लिए जो या तो इस बार अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं या फिर इसके पहले उन्होंने 1 या 2 अटेम्प्ट दिए तो हैं लेकिन प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है। ऐसे सभी लोग अब अपनी तैयारी को पूरी तरीके से प्रीलिम्स के लिए स्विच कर लें, क्योंकि अब समय आ चुका है कि आप अपने आखिरी 3 महीनों को डेडिकेट कर दें अपने इस प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए। अपनी तैयारी के इस समय में तो बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट होंगे जिन पर आपको ध्यान देना होगा। उनमें एक कंपोनेंट होगा रिवीजन और दूसरा कंपोनेंट होगा प्रैक्टिस, जिसमें आपको प्रीलिम्स के एमसीक्यू सॉल्व करने होंगे, टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी होगी मल्टीपल सोर्सेज से। और जब आप टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे तो रिवीजन उस टेस्ट सीरीज के उन हिस्सों का भी होना चाहिए जहां पर आपने गलतियां की हैं। वो लोग जिन्होंने इसके पहले मेंस या इंटरव्यू दे लिया है वो अगर चाहें तो थोड़ा और समय अपने ऑप्शनल को या एथिक्स को दे सकते हैं, और जब भी उन्हें कंफर्टेबल महसूस हो वो भी खुद को प्रीलिम्स के लिए स्विच कर सकते हैं। तो 1 मार्च 2022, मार्च का महीना शुरू हो चुका है और अपनी तैयारी को प्रीलिम्स के लिए पूरी तरीके से ओरिएंट कर दीजिए और आखिरी समय में खुद की तैयारी को इतना ज़्यादा तैयार कर लीजिए, मजबूती से उस पर होल्ड बना लीजिए कि प्रीलिम्स का क्रैक होना बिल्कुल तय हो और उसमें कहीं कोई दुविधा या समस्या ना हो। तो चलिए इन गाइडलाइंस के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। यहां पर जानकारी देखिए, प्रारंभ 2030 के बारे में है। आपकी बैच 28 फरवरी से शुरू हो चुकी है। कोर्स अवेल करने के लिए जाना होगा video.onlyas.in पे। जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं 7007931912 पे या फिर मेल कर सकते हैं info@onlyas.com पे। ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है तो बढ़ेंगे आगे और देखेंगे अपना पहला आर्टिकल जो कि है काउंसिल ऑफ यूरोप के बारे में। काउंसिल ऑफ यूरोप ने अभी हाल ही में रशिया को सस्पेंड कर दिया, पूरी तरीके से नहीं, केवल रशिया अपने रिप्रेजेंटेशन के राइट्स को खो चुका है काउंसिल में। चूंकि रशिया को पूरी तरीके से रिमूव नहीं किया गया है तो जो काउंसिल ऑफ यूरोप की ऑब्लिगेशंस हैं ह्यूमन राइट को लेकर, उन्हें तो रशिया को अभी भी फॉलो करना ही होगा। और पॉसिबली यही रीजन भी रहा कि रशिया को पूरी तरीके से बाहर नहीं किया गया, क्योंकि रशिया ने वॉर डिक्लेयर कर दिया है यूक्रेन के ऊपर। इस युद्ध को होते 5 दिन हो चुके हैं और ह्यूमन राइट के मैसिव वायलेशंस देखे जा रहे हैं। रशियन आर्मी जहां से भी गुजर रही है वहां पे गांवों को जला दिया जा रहा है, जो कि वॉर की एक सबसे इफेक्टिव टैक्टिक मानी जाती है सामने वाले के मन में डर पैदा करने के लिए कि आप जहां भी जा रहे हैं आगजनी कर दीजिए ताकि डर पैदा हो और सामने वाला जल्दी घुटने टेक दे, सरेंडर कर दे। तो रशिया वो सभी वॉर टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है जिससे वो जल्दी से जल्दी क्यू पे कब्जा कर ले। ह्यूमन राइट के वायलेशंस पैरेलली होंगे तो उन्हें रोकने के लिए ही काउंसिल ऑफ यूरोप ने परमानेंटली सस्पेंड नहीं किया है रशिया को। इस काउंसिल को बनाया गया था 1949 में ट्रीटी ऑफ लंदन के माध्यम से। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे फाउंड किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, ताकि दुनिया भर में ह्यूमन राइट को अपहोल्ड किया जा सके, डेमोक्रेसी को बचाया जा सके और रूल ऑफ लॉ को इंश्योर किया जा सके। ये यूरोपियन यूनियन से अलग है, ध्यान दीजिएगा, ये उसकी शाखा नहीं है, उससे डिफरेंट है। इसमें है 47 मेंबर्स, जिसमें से 27 तो ईयू के ही हैं और बाकी कुछ और भी मेंबर्स हैं। ये कोई बाइंडिंग लॉज नहीं बनाते, मतलब कुछ ऐसा नहीं जो सभी को मानना पड़ेगा, लेकिन इनके पास कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को जो यूरोपियन स्टेट्स ऑन वेरियस टॉपिक्स, यूरोपियन स्टेट्स ने कई सारे टॉपिक्स पे तैयार किए हैं, उन्हें इन्फोर्स करने की क्षमता होती है। जो काउंसिल है उसके पास यूनाइटेड नेशंस में ऑब्जर्वर का भी स्टेटस है। हेडक्वार्टर्ड है फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में। यह जानकारी काउंसिल ऑफ यूरोप के बारे में। बढ़ेंगे आगे और देखेंगे अगला आर्टिकल जो कि हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट स्कीम 2022 के बारे में है। यह है उन विक्टिम्स को कॉम्पनसेट करने के लिए जो हिट एंड रन का शिकार होते हैं। हाल ही में गवर्नमेंट ने द कंपनसेशन टू विक्टिम्स ऑफ हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट स्कीम 2022 को तैयार कर लिया है, रिलीज कर दिया है। कई बार कोई भी व्हीकल ड्राइव करने वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति को धक्का मार के तेजी से निकल जाता है। कई बार तो पता भी नहीं चल पाता कि एक्सीडेंट किया किसने है, लेकिन इसमें एक्सीडेंट के बाद या तो बहुत मैसिव इंजरी फेस करनी होती है विक्टिम को, या कई बार उनकी जान भी चली जाती है। इस दौरान कंपनसेशन का कुछ न कुछ प्रावधान तो होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने इसे लॉन्च किया। यह सुपरसीड कर लेगा सोलैशियम कंपनसेशन स्कीम 1989 को। ये 1 अप्रैल 2022 से इफेक्टिव हो जाएगा। क्या फीचर्स हैं इस स्कीम के? अब अगर किसी व्यक्ति की इसमें जान चली जाती है हिट एंड रन केस में तो उसे 2 लाख तक का मुआवजा मिलेगा। ये पहले की तुलना में 8 गुना ज्यादा है। हिट एंड रन केसेस में अगर बहुत ज्यादा इंजरी हो जाए तो पहले मिलते थे कंपनसेशन में महज 12,500 रुपए,
और अभी अमाउंट बढ़कर कर दिया गया है 50,000 रुपए। इस स्कीम के तहत डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन का एक पूरा मॉडल तैयार किया गया है, कैसे इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, रिपोर्टिंग की जाएगी, क्या टाइमलाइन होगी स्टेक होल्डर्स के लिए। मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड को भी सेटअप किया गया है, जिसमें से ये कंपनसेशंस दिए जाएंगे या फिर जो विक्टिम्स हैं उनके ट्रीटमेंट का खर्चा उठाया जाएगा। आई होप आपको ये स्कीम समझ में आ गई। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ऑपरेशन गंगा के बारे में है। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने शेयर किया है एक हाई लेवल मीटिंग को, जहां पे ऑपरेशन गंगा के तहत लिए जा रहे एफर्ट्स को रिव्यू किया गया कि कैसे इंडियंस को यूक्रेन से बाहर निकाला जाए, उन्हें वापस लाया जाए। यूक्रेन वॉर में है, वहां पर इंडियन स्टूडेंट्स खतरे में हैं, डेफिनेटली खतरे में हैं, जहां पर वो पढ़ाई के पर्पज से, मेडिसिन पढ़ने के पर्पज से गए हुए हैं। रशियन इन्वेजन जो यूक्रेन में हुआ, कई सारी सिटीज उससे प्रभावित हैं, इंक्लूडिंग उनकी कैपिटल कीव। इंडिया प्रयास कर रहा है इंडियन सिटीजन्स को वहां से बाहर निकालने का। ऑपरेशन गंगा वो इनिशिएटिव है जिसके तहत हम यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस स्कीम के तहत या इस पूरे ऑपरेशन के तहत इंडिया ने अभी तक 1,000 लोगों को वापस बुला लिया है। 24/7 कंट्रोल सेंटर स्टैब्लिश किया गया है, जहां पर लोगों को मदद दी जा रही है। उन्हें क्रॉसिंग पॉइंट्स पर लाया जा रहा है, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाक रिपब्लिक तक, और उसके बाद उन्हें बाई एयरवेज इंडिया लाया जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन ने अपना एयरवेज बंद कर दिया ऑन द वेक ऑफ वॉर। ओपी गंगा हेल्पलाइन एक ट्विटर हैंडल भी स्टार्ट किया गया है, जिसके माध्यम से उन्हें सारी जानकारियां साझा की जा रही हैं। थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस, स्पेशली स्टूडेंट्स, यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इस स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के माध्यम से हम उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले भी इंडिया ने कुछ ऑपरेशंस रन किए हैं, उनके बारे में भी बता देता हूं। वंदे भारत 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक ने जब हिट किया पूरी दुनिया को, तो दुनिया भर से इंडियन नेशनल्स को वापस बुलाने के लिए लाया गया वंदे भारत मिशन। ऑपरेशन समुद्र सेतु, ये भी कोविड-19 पैंडेमिक में वापस लाने के लिए ही था लोगों को, लेकिन ये एक नेवल ऑपरेशन था, जहां पे नेवी लोगों को वापस ला रही थी बाई वाटरवेज। ऑपरेशन राहत 2015 में जब यमनी गवर्नमेंट और हौती रेबल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ तो वहां पर रहने वाले लगभग 5600 इंडियंस को वापस लाया गया। ऑपरेशन मैत्री 2015 में चला, जहां पर जब नेपाल में अर्थक्वेक आया तो एक रेस्क्यू ऑपरेशन के फॉर्म में आया ऑपरेशन मैत्री। इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्म फोर्सेस ने नेपाल की मदद के लिए यह ऑपरेशन चलाया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स के बारे में है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट ने डिसाइड किया है कि वो कोई प्रोविजनल बैन नहीं लगाएंगे रशियन फिगर स्केटर के ऊपर, और वो बीजिंग ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिनके ऊपर एंटी डोपिंग के या जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड है उसके तहत डोपिंग का आरोप लगाया गया था। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स CAS ये एक इंस्टीट्यूशन है जो इंडिपेंडेंट होता है किसी भी स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन से, जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। देखिए, यहां मामला डोपिंग का है, आप इसे यूक्रेन पर रशिया के हमले से मत जोड़िएगा, वो एक डिफरेंट इशू है। इनके ऊपर जो भी कार्रवाई होनी थी वो डोपिंग के आरोपों में होनी थी। देखिए, ये जो पूरी बॉडी है CAS, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट, ये स्पोर्ट रिलेटेड डिस्प्यूट्स को सेटल डाउन करता है, या तो आर्बिट्रेशन या मीडिएशन के माध्यम से, या जो भी इनके प्रोसीजर्स हैं उन्हें अडॉप्ट करके। CAS को 1984 में बनाया गया था। एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल अथॉरिटी की तरह ये, मतलब जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट है ICAS, उसी के एडमिनिस्ट्रेटिव या फाइनेंशियल अथॉरिटी में वर्क करता है। यह हेडक्वार्टर्ड है स्विट्जरलैंड के लाउजाने में। इनके कुछ कोर्ट्स और भी अन्य जगहों पे हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क सिटी ऑस्ट्रेलिया, सिडनी यूनाइटेड स्टेट्स और लाउजाने। जो टेम्परेरी कोर्ट हैं उन्हें जो अभी ओलंपिक होस्ट सिटीज होती है वहां पे भी स्टैब्लिश किया जाता है। इनके पास 300 आर्बिट्रेटर्स हैं 87 कंट्रीज से, जो अपने अपने स्पोर्ट्स के मामलों के एक्सपर्ट हैं। 300 केसेस अभी तक रजिस्टर्ड हैं या रजिस्टर किए जाते हैं CAS में हर साल। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस के बारे में है। MII ये न्यूज में आए हैं बिकॉज सेबी ने अभी फाइन लगा दिया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर, क्योंकि उन्होंने अपने गवर्नेंस में ढिलाई बरती। जब इसके पहले वहां के MD और CEO चित्र रामकृष्णा अपने टेन्योर में थे, तब उन्होंने काम ढंग से नहीं किया था और अब NSE को फाइन बियर करना होगा। देखिए, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस 3 चीजों से मिलकर बनता है, या 3 एंटिटीज से, स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरीज और क्लियरिंग हाउस। ये तीनों मिलकर बनाते हैं मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस। ये किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक इंफ्रा के लिए बहुत जरूरी होते हैं। मार्केट इंफ्रा इंस्टीट्यूशंस वहां की इकोनॉमी को रन करते हैं। ये बेसिक इंफ्रा होता है जो रिक्वायर्ड होता है उनकी इकोनॉमी को रन करने के लिए। इनका क्या काम होता है अभी मैं आपको बता दूंगा। 2010 में एक पैनल बनाया गया था RBI गवर्नर बिमल जालान जी की चेयरमैनशिप में।
इन्हें बताना था कि क्या गवर्नमेंट जो MIIs को ओन करती है ये सही है, क्या MIIs को इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ देना चाहिए कि मार्केट इंफ्रा इंस्टीट्यूशंस खुद से काम करें। लेकिन यहां पर चैलेंजेस होते हैं। 2010 की रिपोर्ट में पैनल ने यह कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द का मतलब है वो बेसिक इंफ्रा जिसमें फ्रेमवर्क और सिस्टम के फीचर्स शामिल होते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर ये शब्दावली है ये उस फंडामेंटल फैसिलिटी को इंडिकेट करता है जिसके माध्यम से पूरा मार्केट रन करता है, जो पूरे मार्केट को सर्व करता है। तो पूरा जो इकोनॉमिक सिस्टम हमारा वर्क कर रहा है, स्पेशली स्टॉक एक्सचेंज का जो पूरा मार्केट वर्क करता है, वो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस पे ही वर्क करता है। तो ऐसे कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो भारत में MII की श्रेणी में आते हैं? स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में सेबी 7 एंटिटीज को लिस्ट करता है, जिसमें BSE, NSE, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और ये MIIs के तौर पे शामिल हैं। डिपॉजिटरीज क्या होती हैं? डिपॉजिटरीज सेफ कीपिंग होते हैं सिक्योरिटीज के लिए। ये सिक्योरिटीज को सेफ रखने की जिम्मेदारी रखते हैं। उनकी ट्रेडिंग और ट्रांसफर की जिम्मेदारी भी इन्हीं की होती है। जो आपका डीमैट अकाउंट होता है जिसमें आप स्टॉक्स का एक्सचेंज करते हैं या पूरा उसे रन करते हैं, वो इन्हीं डिपॉजिटरीज के पास ही जाता है। यही आपके डीमैट अकाउंट भी खोलते हैं। जो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड है और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड है, इन्हें MII के तौर पर लिस्ट किया गया है डिपॉजिटरीज के सेक्शन में। तीसरा आता है क्लियरिंग हाउस। देखिए, डिपॉजिटरीज में बैंक्स भी आ जाते हैं और कुछ अन्य इंस्टीट्यूशंस भी आ जाते हैं। क्लियरिंग हाउस की बात करें तो इनके पास जिम्मेदारी होती है कि सिक्योरिटीज में जो भी ट्रेड हो रहा है उसको वैलिडेट करें और फाइनल करें। ये बायर्स और सेलर्स को इंश्योर करें कि वो अपने ऑब्लिगेशंस फॉलो करें। सेबी ने 7 क्लियरिंग हाउस लिस्ट किए हैं। मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को एक MII का दर्जा दिया गया है। तो जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि MIIs पे गवर्नमेंट का कंट्रोल क्यों जरूरी है, क्योंकि MIIs का फेल्योर पूरे इकोनॉमिक डाउनफॉल को इंसाइट कर देगा। इनके पास इतना पोटेंशियल होता है कि ये सिक्योरिटीज मार्केट में भले ही वर्क कर रहे हैं, लेकिन जब ये नुकसान पहुंचाएंगे तो ये पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को हिला देगा। एंड दैट इज द रीजन कि इनका हाईएस्ट स्टैंडर्ड पे होना बहुत जरूरी है और गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी रिक्वायर्ड है। सेबी इसके लिए प्रॉपर टाइमलाइन डिसाइड करता है कि स्टॉक एक्सचेंज को कितने समय के भीतर अगर टेक्नोलॉजिकल फेलियर होता है तो एक्शन ले लेना होगा, और जो बैकअप सर्वर्स है उन्हें एक्टिवेट कर देना होगा, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का ट्रांजैक्शन डेली बेसिस पे हो रहा है जो हाल्ट नहीं किया जा सकता। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आर्म फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल के बारे में है, जिसे 2021 में दिल्ली गवर्नमेंट ने अपने देशभक्ति बजट के माध्यम से शुरू किया। इसकी पहली बैच में एडमिशंस हो रहे हैं। इसके माध्यम से स्टूडेंट्स को इतना ट्रेन किया जाएगा कि वो नेशनल डिफेंस एकेडमी में एडमिशंस पा सकें और इंडिया को सर्व कर सकें। यह पहला इस प्रकार का फुल्ली रेसिडेंशियल स्कूल होगा जो क्लास 9 से लेकर 12th के स्टूडेंट्स को एनरोल करेगा। हर क्लास में होंगे 100 बच्चे, जिनमें 60 बॉयज और 40 गर्ल्स होंगी। इसमें 2 विंग्स होंगी, एकेडमिक विंग और सर्विस प्रिपरेटरी विंग। एकेडमिक विंग में उन्हें एजुकेशन दी जाएगी और सर्विस प्रिपरेटरी विंग में उन्हें आर्म फोर्सेस के लिए तैयार किया जाएगा। जो सर्विसेज होंगी प्रिपरेटरी विंग की, उसमें यह होगा कि उन्हें उनके पोटेंशियल को नर्चर किया जाए कि उनके अंदर ऑफिशियल लाइक क्वालिटीज आ सके। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पिकल बॉल के बारे में है। यूएस पिकल बॉल एसोसिएशन के अनुसार पिछले 2 सालों में यूएसए में ये जो गेम है वो 39.3% बढ़ा है। वैसे तो ये जो गेम है मे भी आप इसके बारे में ना जानते हो, आई डोंट नो आप जानते हैं कि नहीं। पिकल बॉल एक पैडल स्पोर्ट है। पैडल स्पोर्ट मतलब जिसे रैकेट से खेला जाता है, जैसे कि टेनिस और बैडमिंटन। 1965 में इसे जोएल पिचकार्ट, बिल बेल और बार्ने मैकलम ने शुरू किया था। पिकल बॉल में आपको टेनिस, टेबल टेनिस और बैडमिंटन के कंपोनेंट मिक्स मिलेंगे, जैसे तीनों को मिला के इसे बनाया गया हो। ये इंडोर और आउटडोर दोनों में खेला जाता है। बैडमिंटन कोर्ट जितना इसका एक पूरा कोर्ट होता है। जो गेम है ये सिंगल्स और डबल्स दोनों में ही खेला जाता है। प्लास्टिक की एक गेंद होती है जिससे इसे खेलते हैं और इसमें होल होते हैं, छेद होते हैं। इंडिया में इसे सुनील वालावालकर जी के द्वारा शुरू किया गया था। यहां पर देखिए, ये जो एरिया देख रहे हो आप, ये वाला, इस लाइन के इधर वाला, इसे बोलते हैं किचन एरिया। जो गेंद आप हिट करते हो वो एक टप्पे के बाद ही आप हिट कर सकते हो, लेकिन अगर आपका एक भी पैर इस किचन एरिया में है तो आपको गेंद को बिना टप्पा लिए ही हिट करना होगा। अगर आपने इसके भीतर पैर रख के एक टप्पे के बाद गेंद को हिट किया तो वो इनवैलिड हो जाता है। तो ये कुछ रूल्स हैं, मैंने आपको जनरली बता दिया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल राष्ट्रीय वयोश्री योजना के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है 4800 डेली लिविंग एड्स और असिस्टेड डिवाइसेस। 895 सीनियर सिटीजन्स इसके बेनिफिशियरी होंगे अंडर राष्ट्रीय वयोश्री योजना। 2017 में इसे लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। यही है इसकी नोडल मिनिस्ट्री। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है बिकॉज सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ही वहन करती है। इसके लिए है एक सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर फंड
जिसे 2016 में नोटिफाई किया गया। अब इस फंड में पैसे कहां से आते हैं? सेविंग, स्मॉल सेविंग अकाउंट, पीपीई या ईपीएफ में जो लोग अपना पैसा क्लेम नहीं करते वो चला जाता है इस वेलफेयर फंड में, और इससे जो वृद्ध लोग हैं उनकी मदद की जाती है। इसके माध्यम से एड और असिस्टिव लिविंग डिवाइसेस उन्हें दिए जाते हैं, सीनियर सिटीजन्स को जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो एज रिलेटेड डिसेबिलिटी फेस कर रहे हैं, जैसे कि कम दिखना, सुनने में दिक्कत, दांतों का गिर जाना और चलने फिरने में दिक्कत होना। एड और असिस्टिव डिवाइस के फॉर्म में उन्हें दिए जाते हैं वॉकिंग स्टिक्स, एल्बो क्लचेस, वॉकर क्लचेस, ट्राइपोड क्वाड पॉड्स, हियरिंग एड्स, व्हील चेयर्स, आर्टिफिशियल डेंचर्स और स्पेक्टिकल यानी कि चश्मे। इसे इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी होती है आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन एलिम्को के पास, ठीक है, वो इसे इंप्लीमेंट करते हैं। पीएसयू है ये, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के एम्बिट में। तो अब आइए रिवीजन कर लेते हैं। काउंसिल ऑफ यूरोप, बेल्जियम में यह हेडक्वार्टर्ड है ब्रुसेल्स में, गलत है। ये फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में हेडक्वार्टर्ड है, तो ये तो गलत हो गया। ऑपरेशन गंगा, गंगा में पोल्यूशन को खत्म करने के लिए है, गलत है। यूक्रेन से इंडियंस को वापस लाने के लिए। MII में आते हैं स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरीज एंड क्लियरिंग हाउसेस, दैट्स ट्रू। इसके अलावा पिकल बॉल, इसे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया सुनील वालावालकर जी के द्वारा, दैट्स ट्रू। राष्ट्रीय वयोश्री योजना सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 2017 में लॉन्च की गई, गलत है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। पीडीएफ ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, वहां पे जाइए, चैनल को ज्वाइन करिए, पीडीएफ को डाउनलोड करके रिवीजन करिए। इस सेशन में बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।